हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई थी, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में वो किस तरह से बटी हुई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1715 और 1789 के बीच में जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो 5 मिलियन इंक्रीज कर चुकी थी। और इसके चलते क्या हुआ कि जो फूड ग्रेन, जो फ्रांस में फूड ग्रेन की कमी हो गई। अब फूड ग्रेन की कमी हो गई तो लोग क्या थे, भूखे मरने लगे। और इसके चलते क्या हुआ, जो पीजेंट थे, जो फार्मर थे, और जो वर्कर ने क्या किया, ये लोग मिलकर रिवोल्ट किए। अब देखो, वर्कर का भी मैंने आपको बताया था कि जो वर्कर का जो महंगाई तो फ्रेंच में बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनका जो सैलरी थी, वर्कर की जो सैलरी थी, वो महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ रही थी। और प्रोडक्शन जो था फूड ग्रेन का फ्रांस में, वो इतना नहीं हो पा रहा था कि जो जितना पॉपुलेशन थी उसके अनुसार प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तो इसके चलते क्या हो जाता है, फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो जाती है। ये सारे मैंने आपको बता दिया है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने अभी तक उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 1.3 अ ग्रोइंग मिडिल क्लास से इन वेजेस एंड इनटू प्रिविलेज के बारे में। इन पास्ट पीजेंट एंड वर्कर हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। मैंने आपको जैसे बताया कि पास्ट में जो पीजेंट थे, वर्कर थे, ये पार्टिसिपेट कर चुके थे, विद्रोह कर चुके थे जब टैक्स इंक्रीज किया हुआ था फ्रांस में। और जब फूड स्कार्सिटी, यानी फूड स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है कि जब अकाल पड़ा था, यानी फूड की कमी हुई थी फ्रेंच में, तब किन्होंने किया था रिवोल्ट? पीजेंट थे और वर्कर थे। But they lack the mean and program to carry out full-scale measure that would bring about a change in social and economic order. लेकिन पीजेंट और वर्कर के पास साधन नहीं थे कि वो सामाजिक यानी सोशल और इकोनॉमिक यानी आर्थिक ऑर्डर में, यानी सामाजिक और आर्थिक ऑर्डर जो थी फ्रेंच में, उसको वो क्या कर सके, बदल सके। यानी वर्कर और पीजेंट के पास साधन नहीं था कि जो सामाजिक और आर्थिक ऑर्डर था फ्रेंच में, उसको वो लोग बदल सकें। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विथ इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रोस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडिया। और ये उन लोगों को छोड़ दिया गया, तीसरे स्टेट के उन लोगों के लिए छोड़ दिया गया जो कि समृद्ध थे, जो कि प्रोस्पर्स थे, और जिन्होंने शिक्षा गेन करके यानी एजुकेशन गेन करके न्यू आइडिया के संपर्क में आए थे। ये अब उनका काम हो गया कि फ्रांस में सोशल और इकोनॉमिक, फ्रांस के सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर को बदला जा सके। यानी अब ये काम पीजेंट और फार्मर का नहीं रहा। पीजेंट फार्मर ने अपना काम कर दिया, उन्होंने जो करना था, रिवोल्ट करना था जब टैक्सेस इंक्रीज किया था और फूड स्कार्सिटी हुई थी फ्रेंच में, तब पीजेंट और वर्कर ने किया था रिवोल्ट। अब उनका काम खत्म हो गया। अब किसका काम आता है? अब थर्ड स्टेट के उन लोगों का बारी है जो लोग पढ़े लिखे थे। मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में, वो 3 स्टेट में बेसिकली बढ़ चुकी थी। जो फर्स्ट 2 स्टेट थे फ्रेंच में, वो टैक्स पे नहीं किया करते थे, और सिर्फ जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वही लोग क्या करते थे, टैक्स देते थे गवर्नमेंट को। और आपको याद होगा कि जो थर्ड स्टेट में 3 बॉक्सेस थे, उन बॉक्सेस में सबसे ऊपर जो थे वो एजुकेटेड लोग जो थे फ्रांस में, जैसे कि बिग बिजनेसमैन थे, लॉयर थे, ये सारे फर्स्ट 2 बॉक्सेस में थे। और जो स्मॉल फार्मर और वर्कर थे वो तीसरे बॉक्स में थे। आपको याद होगा, फ्रांस में सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ या ऑर्डर में बदलाव लाने के लिए अब किनका काम हो गया? जो फ्रेंच के थर्ड स्टेट के लोग पढ़े लिखे थे, अब उनका काम हो गया। द 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप। और 18th सेंचुरी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, यानी 18th सेंचुरी में एक नए सोशल ग्रुप का उदय हुआ। इमर्जेंस मतलब उदय होना। टर्म्ड द मिडिल क्लास, और उन सामाजिक समूहों को मिडिल क्लास कहा गया। जो न्यू सामाजिक समूह था उनको क्या कहा गया? मिडिल क्लास कहा गया। ये कब हुआ? 18th सेंचुरी के समय हुआ, ठीक है। हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एक्सपेंडिंग ओवरसी ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल दैट वेयर आइदर एक्सपोर्टेड और ब्राउट बाय द रिच मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये जो थर्ड स्टेट में जो न्यू ग्रुप थे, सोशल ग्रुप थे, और इनका नाम पड़ा मिडिल क्लास, ये क्या करते थे? ये समुद्री व्यापार को इन्होंने एक्सपेंड किया, मैन्युफैक्चर किया, जैसे कि उलेन, सिल्क टेक्सटाइल,
इसको मैन्युफैक्चर करके ये लोग क्या करते थे, ये एक्सपोर्ट कर देते थे। एक्सपोर्ट करना मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना, इसको एक्सपोर्ट कहते हैं। तो ये लोग क्या करते थे कि उलेन और सिल्क टेक्सटाइल को या तो एक्सपोर्ट कर देते थे, या जो रिच मेंबर थे थर्ड स्टेट के, वो क्या करते थे, सिल्क और टेक्सटाइल को खरीद लिया करते थे। तो 18वीं सेंचुरी में न्यू सोशल ग्रुप का इमर्जेंस होता है, उसको मिडिल क्लास कहा जाता है। और ये लोग अर्निंग कहाँ से करते हैं, ये अपना जो अर्निंग है वो क्या करते हैं, ये इनका काम था कि ट्रेड करना, यानी समुद्री व्यापार फैलाना, और मैन्युफैक्चर करते थे उलेन का, सिल्क टेक्सटाइल का। उसे या तो ये लोग एक्सपोर्ट करते थे या उन लोगों को दे देते थे जो रिच मेंबर हैं, वो लोग क्या करते थे, उलेन और सिल्क टेक्सटाइल को खरीद लिया करते थे। इन एडिशन द मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर, यानी मर्चेंट व्यापारियों और मैन्युफैक्चरों के अलावा थर्ड स्टेट में लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल भी शामिल थे। ठीक है, जो लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल भी शामिल थे मर्चेंट और मैन्युफैक्चर के अलावा भी। ऑल दिस वेर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाई बर्थ। और ये लोग जितने भी थे ये एजुकेटेड थे और इनका मानना था जन्म के बेसिस पे उसे कोई भी स्पेशल राइट ना मिले। ये किनका मानना था, जो थर्ड स्टेट के पढ़े लिखे व्यक्ति थे उनका मानना था कि सोसाइटी में कोई को भी एक विशेषाधिकार ना मिले, एक मतलब प्रिविलेज ना मिले उनके जन्म के बेसिस पे। रैदर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। और किसी भी पर्सन का, किसी भी लोग का, उसका सोशल पोजीशन यानी सामाजिक हैसियत उसके मेरिट पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि उसके जन्म पे। यानी किसी भी पर्सन का उसका जो सामाजिक हैसियत है उसके मेरिट पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि उसके जन्म के बेसिस पे। कि वो इलाइट फैमिली में जन्म लिया है तो उसको स्पेशल राइट मिले, जो इलाइट फैमिली में जन्म नहीं लिया है तो उसको स्पेशल राइट ना मिले। तो इन लोगों का मानना था, जो थर्ड स्टेट के पढ़े लिखे व्यक्ति थे उनका मानना था स्पेशल स्टेटस मिले या सोशल पोजीशन मिले सोसाइटी में, वो पर्सन के मेरिट पे मिले, ना कि पर्सन के बर्थ पे। दिस आइडिया इन्वेजिंग a society based on freedom and equal law and opportunity for all were put forward by philosophers such as जॉन लॉक एंड जीन जैक रूसो। जॉन लॉक और जीन जैक रूसो जैसे फिलोसफर ने प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में फ्रीडम होना चाहिए। जॉन लॉक और जीन जैक रूसो जो कि फिलोसफर थे, उन्होंने कहा, प्रस्तुत किया, जो सोसाइटी में फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम मतलब सभी पर्सन को आज़ादी होना चाहिए, इक्वल लॉ होना चाहिए, यानी सबके लिए जो नियम कानून है वो बराबर होना चाहिए सोसाइटी में, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, यानी सबको समान अवसर मिले। ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये जॉन लॉक और जीन जैक रूसो के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इन हिज 2 treatises ऑफ गवर्नमेंट, लॉक साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च। जॉन लॉक ने एक बुक लिखी जिसका नाम था 2 treatises ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने क्या किया कि मोनार्च यानी राजा के डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का मतलब होता है राजा के दैत्व शक्तियाँ, और एब्सोल्यूट राइट मतलब निरंकुश शक्तियाँ, जिस पे अंकुश ना हो उसको क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट राइट के बेसिस पे एक बुक लिखा, और उस बुक का नाम था 2 treatises ऑफ गवर्नमेंट। रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड proposing a form of government based on social contract between peoples and their representative। और रूसो ने इस आइडिया को बढ़ाते हुए उसने प्रपोज किया कि गवर्नमेंट जो होना चाहिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट जो होना चाहिए किस बेस पे होना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जनता और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। यानी 2 treatises ऑफ गवर्नमेंट में जो जॉन लॉक ने वो राजा के जो निरंकुश शक्तियाँ और दैत्व रूप के बारे में खंडन किया, और इसी आइडिया को बढ़ाते हुए रूसो ने कहा कि जो गवर्नमेंट होना चाहिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जनता और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। इन स्पिरिट ऑफ लॉ ये बुक है जो कि लिखा गया है मोंटेस्क्यू कौन थे, फिलोसफर थे। In spirit of law, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, executive and judiciary। तो स्पिरिट ऑफ लॉ जो कि मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था, इसमें उन्होंने बताया था कि जो गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए कि पावर का डिवीजन होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट के बीच में
पावर का डिवीजन होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ में कहा कि जो डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इन फोर्स द यूएसए, और ये मॉडल ऑफ गवर्नमेंट किसने अपनाया? यूएसए ने अपनाया। देखो जो यूएसए है, अमेरिका जिसे आप कहते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आप कहते हो, अमेरिका कोई देश नहीं था। बेसिकली ये 13 कॉलोनीज थे, और 13 कॉलोनीज को जब ब्रिटेन से आज़ादी मिली तो इन लोगों ने क्या किया, आपस में मिलकर एक कंट्री बनाया, एक नेशन बनाया, और उस नेशन का नाम पड़ा अमेरिका, यूएसए। तो उस नेशन का नाम पड़ा। तो जब ये 13 कॉलोनी अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, किससे? ब्रिटेन से, तो उसने क्या किया, ये जो मॉडल है कि जो डिवीजन पावर जो होना चाहिए वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में होना चाहिए, उसको अपनाया, ठीक। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट ग्रांटी ऑफ इंडिविजुअल्स राइट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटी करता है इंडिविजुअल राइट का, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो पॉलिटिकल थिंकर हैं फ्रांस में, उनके लिए। द आइडिया ऑफ दिस फिलोसफर वे आर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून एंड कॉफी हाउस एंड स्प्रेड अमॉन्ग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। जो आइडिया था इन सारे फिलोसफर का, वो स्प्रेड हुआ, इंटेंसिवली स्प्रेड हुआ, और ये डिस्कस किया जाने लगा कहाँ पे? सैलून में, कॉफ़ी हाउसेस में। ये सारे लोग क्या करते थे? डिस्कस करते थे जो आइडिया थे फिलोसफर का। और ये किस माध्यम से स्प्रेड कर रही थी लोगों के बीच में? तो लोग क्या करते थे? बुक और न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और ये बेसिकली सैलून और कॉफ़ी में ये सारे पढ़ा जाता था, बुक और न्यूज़पेपर। और वो जो लोग थे अपने आपस में क्या करते थे? डिस्कस करते थे, जो आइडिया थे फिलोसफर के, उन पर डिस्कशन चलता था। दिस वेयर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप फॉर बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। और जो ये सारे जो बुक और न्यूज़पेपर थे, उन्हें एकदम जोर जोर से पढ़ा जाता था, ताकि वो उन लोगों को भी सुनाई दे जो लोग समाज में फ्रेंच में पढ़े लिखे नहीं थे, जो कि पढ़ लिख नहीं सकते थे। इसलिए क्या होता था कि जो ये सारे न्यूज़पेपर थे और बुक्स थे, इन्हें जोर जोर से पढ़ा जाता था, ताकि वो लोग भी सुन सकें जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू एबल टू मीट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। न्यूज़ यह फैलती है कि जो लुई 16 जो है वो क्या करने वाला है, वो बहुत जल्द टैक्सेस फिर से इम्पोज करने वाला है। जो स्टेट के रेगुलर एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए, यानी राज्य खर्चों के लिए क्या करने वाला है लुई 16, कि वो टैक्स को फिर से लगाने वाला है, ऐसा न्यूज़ फैलता है। और इससे क्या होता है, इस न्यूज़ के चलते क्या होता है कि लोगों के बीच में एक गुस्सा उत्पन्न होती है सिस्टम के प्रति, और ये यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगा आपका आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन। अब यहाँ से अब ये सारे जो आइडिया थे, ये एक न्यूज़ फैलती है कि जो राजा है वो फिर से टैक्स लगाने वाला है, और इसके चलते आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन होगा। अब रिवोल्यूशन आउटब्रेक होगा फ्रेंच में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।